इस वीडियो में हम लोग वांट्स ऑफ फैक्टर देखने वाले हैं। देखिए, एक्चुअली में जो वांट्स ऑफ फैक्टर होता है, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ वांट्स ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है उसे हम लोग समझना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले जो वांट ऑफ फैक्टर होता है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर, वांट्स ऑफ फैक्टर, फैक्टर आई is used to find the observed colligative property, observed colligative property। ठीक है, देखो वांट्स ऑफ फैक्टर को हम यूज़ करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है उसे फाइंड करने के लिए। इसको समझना ज़रूरी है। हमारे पास दो तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, एक होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एक होता है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास यूरिया है और हमने यूरिया को 1 मोल ले लिया है। जैसे मान लो हमारे पास Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूरिया का है, इसको हम लोग 1 मोल मान के चलते हैं। तो जब हम इसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद ये सेम एज इट इज़ रह जाता है, मतलब इसके अंदर कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता है। मतलब यूरिया का जो मोल हमने डाला था वही आपका डिसोल्यूशन के बाद, यानी कि उसको डिज़ोल्व करने के बाद सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपका रह जाता है। तो ये जो आपका 1 मोल है जो हमने इनिशियली लिया है, दिस इज़ कॉल्ड योर थ्योरेटिकल। ये हमारा थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल हो गया या थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। और जो हमें डिज़ोल्व करने के बाद मिला है ये हमारा ऑब्जर्व्ड होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल हमारा एज इट इज़ रह जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल जो आपका नंबर ऑफ मोल है, यानी कि नंबर ऑफ मोल थ्योरेटिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑब्जर्व्ड। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग अगर सपोज करो KCl, हमारे पास एक सॉल्ट है जो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसे हम लोग डिज़ोल्व करते हैं। तो इनिशियली हम यहाँ पे Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं इसका, या Na नंबर ऑफ आयन ले रहे हैं। देखो Na नंबर ऑफ मोल ले रहे हैं। तो जब ये पानी में जाएगा, जब इसको हम लोग पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये K+ और Cl- में टूट जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमारे पास 2 आ गया। तो इनिशियली हमने तो 1 मोल लिया था, लेकिन जब ये ब्रेक कर गया, जब ये टूट गया, तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ मोल आ गया। इसका मतलब कि जो पानी में डिज़ोल्व होता है उसे ऑब्जर्व कहते हैं। और हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो हमारा जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ solute particles, number of solute particles or number of moles or observed number of moles in solution, यानी कि सॉल्यूशन में हमारा ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट डू नॉट depends on the nature of the solute particle, the nature of solute। यानी सीधा सा यहाँ पे कहना है कि जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, लेकिन उनके नेचर के ऊपर यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है कि जो KCl था, वो KCl आपका जो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल दिया वो आपका 2 दे दिया। लेकिन यूरिया जो है, यूरिया हमारे पास अगर 1 मोल था, उसको डिज़ोल्व करने के बाद हमारा सेम मोल रह गया। तो यहाँ जो आपका सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होगा वो बिल्कुल बदल जाएगा। KCl के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएगा और यूरिया के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है
कि जो कंपाउंड पानी में डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है, या जो भी इलेक्ट्रोलाइट पानी में डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है, उसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 लिखते हैं, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या हमारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, या ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे नंबर ऑफ आयंस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि हमारे सॉल्यूशंस के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से उतना ही चेंज भी करेगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, देखो आई का वैल्यू, आई का मतलब क्या होता है। देखो आई एक्चुअल में डिपेंड करता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन के ऊपर, कि मॉलिक्यूल हमारा डिसोसिएट कितना कर रहा है और एसोसिएट कितना होता है ना, कितना फ्रैक्शन कितना है हमारा, ठीक है, टोटल नंबर हमने कितना लिया, उसमें कितना हमारा टोटल डिसोसिएट या एसोसिएट हुआ है ना, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो आई का मतलब होता है कि ऑब्जर्व्ड, देखना पहले हम लिख रहे हैं थ्योरेटिकल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। पहला हमारा आई का मतलब होता है थ्योरेटिकल मोलर मास, यानी कि m थ्योरेटिकल बाई m ऑब्जर्व्ड फर्स्ट में। दूसरा हमने देखते हैं यहाँ पे, दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं आई का मतलब होता है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं n ऑब्जर्व्ड बाई n थ्योरेटिकल, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वेट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड बाई वेट बाई मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल। वेट से वेट कैंसिल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं m थ्योरेटिकल बाई m ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि I बराबर होता है m थ्योरेटिकल बाई m ऑब्जर्व्ड, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे n ऑब्जर्व्ड बाई n थ्योरेटिकल। तो एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होता है कि थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा थ्योरेटिकल है कौन सा ऑब्जर्व है। देखो इनिशियली जो आप लेते हो, जो आप जितना मोल लेते हो वो आपका थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। आप थ्योरेटिकल को आप वहाँ जो आपका इनिशियली टेकन होता है वो आप लिखते हो वहाँ पे, उसको हम लोग थ्योरेटिकल कहते हैं। लेकिन ऑब्जर्व्ड मतलब कि ऑब्जर्व्ड हुआ जब आप इसको पानी में डालने के बाद, है ना, पानी में डालने के बाद ये एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है, उसके बाद हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल है या कितना हमारा उसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ है ना, वो हमारा ऑब्जर्व्ड होता है। तो ये हमारा होता है कि जब हमने उसको पानी में डाला उसके बाद, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड। इनिशियली जो हमने लिया उसको हम लोग थ्योरेटिकल बोलते हैं। ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ। तो देखो, तो यहाँ पे आई जो है ना, आई का हमने ये वैल्यू लिखा। फिर देखो आई का एक और हमारा मतलब होता है, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई का एक और वैल्यू होता है टोटल नंबर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। जितना नंबर ऑफ मोल हमने इनिशियली लिया है वो होता है। तो आई का 4 मतलब हमने आपको बताया। सबसे पहला हमने आई के बारे में बताया कि जो मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल होता है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व्ड होता है। दूसरा हमने आई बताया ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ मोल्स। तीसरा मैंने आई बताया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और चौथा मैंने आपको बताया आई का वैल्यू जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आपको रखना होगा, एट इक्विलिब्रियम पे रखना होगा।
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, जो हम लोगों ने इनिशियली लिया है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉर आई। तो यहाँ से आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सी पी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल। बस आपको जितने भी फॉर्मूले हैं उन सब में आई से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे जैसे आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं को कौन कौन सा है, सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। तो जो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगा वो आपको करना है आई टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट EVP, ये भी आपको करना है। जो ऑब्जर्व्ड, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जर्व्ड वैल्यू चाहिए होता है, कभी भी थ्योरेटिकल वैल्यू आपको नहीं चाहिए। आपको कैलकुलेशन में हमेशा ऑब्जर्व्ड वैल्यू पूछा जाता है। ये अलग बात है कि हम लोग जो थ्योरेटिकल वैल्यू होता है उसी को ऑब्जर्व्ड मान के चलते हैं, लेकिन जब आप वांट ऑफ फैक्टर पढ़ लोगे उसके बाद आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हर एक न्यूमेरिकल में जो आपने पहले भी किया है, सभी न्यूमेरिकल में आई का वैल्यू था लेकिन वो 1 था। फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज आई टाइम्स ऑफ मोलालिटी, आई टाइम्स ऑफ मोलालिटी, सब में आई आपको रखना है। तीसरा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखना है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ भी आपने आई को मल्टीप्लाई कर लिया मोलालिटी से। और एक आपका लास्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपका पाई से होता है रिप्रेजेंटेशन, तो पाई बराबर यहाँ रखेंगे ICRT, या इसी को हम बोलते हैं I ρGH। ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, दैट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आप आगे भी आप देखेंगे इसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ये सब वैल्यू होता है आई का। तो आई निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं उन सारे थ्योरेटिकल वैल्यूज़ के अंदर आपको आई मल्टीप्लाई कर देना है। तो आई जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो वैल्यू ऑब्जर्व्ड में मिल जाएगा। अब आगे देखिए, इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्स में एक आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, दूसरा आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है विच डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, एसोसिएट या डिसोसिएट, जो वाटर में एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। विच डू नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट, एग्जाम्पल ग्लूकोज, ये डिसॉल्व तो करेगा लेकिन डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ रह जाते हैं। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, ऐसे क्वेश्चंस में रहेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज एक्सेट्रा, दीज आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो देखिए यहाँ पे हमेशा आपको आई को कंसिडर करना है। आई को हम लोग यहाँ पे ऑलवेज 1 मान के चलते हैं। तो ध्यान में रखेंगे एक बात, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चूँकि इन सब इलेक्ट्रोलाइट ने इन सब सॉल्यूट ने डिसोसिएट नहीं किया, इसीलिए हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा को यहाँ पे हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा आयनिक इक्विलिब्रियम में, कोई भी चीज़ अगर डिसोसिएट करता है तो वहाँ अल्फ़ा का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, लेकिन अगर कोई डिसोसिएट ना करे तो वहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू हम 0 मान के चलते हैं। तो हमारे पास क्या है कि जो अल्फ़ा का वैल्यू है वो 1 होता है, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है तो एक फॉर्मूला यूज़ करना होगा 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप सब लोगों ने देखा होगा कि अल्फ़ा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, सॉरी आई यहाँ पे थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, आई के जगह पे आई इज़ इक्वल टू दिस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल टू 1 + n-1 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा के वैल्यू पे 0, ये हो जाएगा 1 + 0, तो डैट इज़ आई बराबर 1। तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी आप नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे उनके लिए आई का वैल्यू आपको 1 पुट करना है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। आई इज़ इक्वल टू 1। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स में हम किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं तो उसमें 2 चीज़ हो सकता है, एक या तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर 2 चीज़ हो सकता है। पहला
पहला, या तो उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हो सकता है, या तो उस इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन हो सकता है उस सॉल्यूशन में। या तो उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन होता है या तो उस इलेक्ट्रोलाइट का एसोसिएशन होता है, दो चीज़ हो सकता है। अब देखिए, जैसे मान लो कि आपके पास डिसोसिएशन होता है, सबसे पहला हम बात करेंगे डिसोसिएशन के लिए। जैसे सपोज करो कि AB नाम का हमारे पास एक कंपाउंड है और ये ब्रेक करके A+ और B- का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, B- का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं डिसोसिएशन। ये डिसोसिएट कर गया। अब हमने 1 मोल कंसिडर किया था, ठीक है, हमने 1 मोल लिया था, पहले लिया था, तो ये हमारा होता है थ्योरेटिकल। ठीक है, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल पे डिपेंड नहीं करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा आई पे डिपेंड करता है, यानी कि हमने यहाँ पे जो ऑब्टेंड किया, हमने यहाँ जो ऑब्टेंड किया वो टोटल 2 मोल ऑब्टेंड किया है। मतलब अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो इस 1 मोल पे नहीं, इस 2 मोल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि हमारे पास जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो इन्हीं 2 मोल के ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर हमारे पास 2 मोल है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी के हिसाब से चेंज भी करेगा। 2 मोल है। एसोसिएशन का केस अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एसोसिएशन का केस है, तो एसोसिएशन कैसे, मान लो हमारे पास A+ और B- है, ठीक है, इसने AB का फॉर्मेशन किया, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 मोल है और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास 1 मोल है। यानी कि 2 मोल से हमने ऑब्जर्व किया 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल से हम कितना ऑब्जर्व करेंगे AB का, तो 1/2 मोल ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर n मोल की बात करें, अगर n मोल है तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे 1/n मोल ऑफ AB। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि एसोसिएशन के केस में ऑलवेज I का वैल्यू लेस देन 1 होता है इन केस ऑफ एसोसिएशन। और डिसोसिएशन में हमेशा नंबर ऑफ आयंस जो होता है, नंबर ऑफ आयंस जो प्रोड्यूस होता है वो ऑलवेज 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि I का वैल्यू ऑलवेज 1 से ज़्यादा होगा। ठीक है, वन टॉप फैक्टर। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जो I बराबर होता है, I जो होता है ना, वो टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल इनिशियली टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। ठीक है, इनिशियली टेकन। तो आप देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना प्रोड्यूस हो गया, 2 आयंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय इनिशियली 1। तो यहाँ पे देयरफॉर I इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमारे पास I का वैल्यू 2 आएगा, दैट इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पे I का वैल्यू 2 हो गया, दैट इज 1 से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 मोल लिया था, हमें यहाँ पे 1 मोल मिला है ना। तो यहाँ पे आप सोचो, यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, I का वैल्यू यहाँ पे हाफ के बराबर हो गया, यानी कि I इज़ लेस देन 1। इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान में रखना है कि कैसे हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर I डिपेंड करता है। डिसोसिएशन का केस होगा तो हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, एसोसिएशन का केस होगा तो हमेशा 1 से छोटा होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसका मैं डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ। देखो, पहले मैं केस बता रहा हूँ डिसोसिएशन का। इन केस ऑफ डिसोसिएशन का जो केस है उसको देखिए। जैसे मान लो आपके पास A2 नाम का एक मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट करके 2A नाम का 2A आपका एटम दे रहा है, यानी 2A आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो सपोज करो AN आपका कितना प्रोड्यूस करेगा, NN नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो इनिशियली हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 मोल N मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा परसेंट हमारा यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हुआ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा टोटल नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड आयंस एट इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ से अल्फा को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि अल्फा यहाँ से डिसोसिएट हो गया, AN से अल्फा हमारा कम हो गया, तो ज़रूर यहाँ पे इस साइड में अल्फा टाइम्स n टाइम्स ऑफ अल्फा फॉर्म किया होगा।
तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन के बाद कितना टोटल नंबर ऑफ आयंस है। तो इक्विलिब्रियम पे एक बात का ध्यान रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ आयंस आपका अनडिसोसिएटेड भी है और डिसोसिएटेड भी, दोनों को आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा और टोटल हमारे पास 1 है। इनिशियली हमने 1 लिया था, यही हमारा आई होता है। तो आई के जगह पे आप यहाँ लिख सकते हो, क्या, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स ऑफ n माइनस 1 डिवाइड बाई 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन। ये आपका डिसोसिएशन का केस हुआ, ये यहाँ पे डिसोसिएशन का केस होता है। सिमिलरली हम यहाँ पे एसोसिएशन के लिए बात करते हैं, केस ऑफ एसोसिएशन। इन केस ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन का केस सपोज करते हैं कि हमारे पास n नंबर ऑफ ए आपका आयंस है, वो एसोसिएट करके तो हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है। देखो हमने यहाँ से n लिया था, n मॉलिक्यूल लिया था, या n एटम या n आयन लिया था। ये एसोसिएट करके 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल कितना मोल प्रोड्यूस करेगा, 1/n मोल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से लिखते हैं I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन। सपोज करो Na मॉलिक्यूल है और हमारे पास n टाइम्स ऑफ A आपका मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है ना, ऐड हुआ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सपोज करते हैं कि 1 जो है एक मॉलिक्यूल यहाँ से हम लेते हैं, तो यहाँ पे 1/n मॉलिक्यूल्स ऑफ A फॉर्म कर रहा है। ठीक है, लेट अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अल्फ़ा हम 1 में से माइनस करके यहाँ पे 1/n टाइम्स ऑफ अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ से अगर हम डिसोसिएट किए तो उधर उतना ही 1/n टाइम्स ऑफ अल्फ़ा फॉर्म कर गया होगा। तो यहाँ पे i का वैल्यू लिखना है, तो i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फ़ा टाइम्स ऑफ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपका i इज इक्वल टू, देखो i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 1/n माइनस 1। दिस इज द वैल्यू फॉर i इन केस ऑफ एसोसिएशन। ये हमारा हो गया इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा हो गया इन केस ऑफ एसोसिएशन। दिस इज इन केस ऑफ एसोसिएशन, ये हमारा एसोसिएशन का केस है। अब देखिए, तो 2 चीज़ हमने आपको बताया। अब एग्जांपल, जैसे मान लो हमारे पास एसिटिक एसिड है ना, डिज़ोल्व एसिटिक एसिड इन बेंजीन इट फॉर्म डाइमर, ये फॉर्म करता है डाइमर। तो अगर हमने 2 मोल एसिटिक एसिड का ले लिया CH3COOH, तो इसने 1 मोल फॉर्म किया, CH3COOH का 1 मोल फॉर्म करेगा। ये कंबाइन एक ही मॉलिक्यूल है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे, ये आपका डाइमर का फॉर्मेशन करता है। ये इसका एग्जांपल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि एसिटिक एसिड को अगर पानी में आप डालिएगा, ठीक है, तो पानी में डालने के बाद वो डाइमर फॉर्म नहीं करेगा, वो डिसोसिएट करेगा। लेकिन बेंजीन के केस में डालेंगे, बेंजीन के सॉल्वेंट में डालते हैं, तो ये क्या करेगा, एसोसिएट करता है, यहाँ पे एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स हुआ, तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। आगे हम आपको इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे और डिटेल में आपको बता रहा हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।